हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन। कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन का सेकंड पार्ट है ये, जो कि हम नीट के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे इसी चैप्टर के, जो कि नीट में आए हुए हैं, और पार्ट सेकंड में भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइज्ड। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, KOH के द्वारा क्या हो रहा है, इन सभी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ है, इनमें किस में रेसिमाइजेशन होगा। रेसिमाइजेशन यानी कि किस में कह रहा है, रेसिमिक मिक्सचर हमको मिलेगा। पहले बात यह समझनी है कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। रेसिमिक मिक्सचर किसी भी कैरल कंपाउंड के इनेंशियोमर्स का मिक्सचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बना रखा है, जैसे कोई भी कैरल सेंटर ऐसा सेंटर होता है जहां पर से 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े रहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें CH3, Cl, C2H5 और H 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं डिफरेंट। और ये क्या होता है, कैरल सेंटर है इसके अंदर, और इसका अगर मिरर इमेज बनाता हूँ तो ये इसका मिरर इमेज बनेगा। इस Cl का रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा, C2H5 का यहाँ पर और H का यहाँ पर। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और कैसे मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब इसको अगर उठा के मैं इसके ऊपर रखता हूँ जो इसका ढकेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और इन्हीं को बोला जाता है इनेंशियोमर। तो फॉर एग्जांपल अगर ये डी फॉर्म है, यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर इसके सॉल्यूशन से मैं पास करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट को रोटेट करेगा। तो इसको डी फॉर्म बोलते हैं। इस कंपाउंड की डी फॉर्म होगी। अगर सिमिलरली इसके ये वाला जो दूसरा फॉर्म है, इससे मैं अगर लाइट को पास करता हूँ, और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट को रोटेट करता है, तो इसकी एल फॉर्म कहलाएगी। तो जो इनेंशियोमर्स होते हैं, इनमें से एक डी फॉर्म होगा तो दूसरा एल फॉर्म होगा। एक को प्लस फॉर्म बोली जाती है तो दूसरे को माइनस फॉर्म बोली जाती है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, तो इनको इनेंशियोमर्स कहा जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से अगर 50% किसी कंपाउंड की डी फॉर्म ले रहा हूँ और 50% एल फॉर्म ले रहा हूँ, माना 10 ml दोनों को मैंने सेम ले लिया, कंसंट्रेशन सेम है, तो इनको अगर मिक्स करता हूँ, तो मिक्स करने के बाद मेरे को जो मिक्सचर मिलता है वो मिलता है रेसिमिक मिक्सचर। और जो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन नहीं पाया जाएगा। मतलब अगर ये जो सॉल्यूशन है रेसिमिक मिक्सचर का, इससे अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करता हूँ, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी की सीधी हमें ऐसे ही मिलेगी। ना ही क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इसका, ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन ये कंपाउंड इंडिविजुअली अगर हम लें तो डी फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव है और एल फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो लेकिन दोनों का मिक्सचर हमने बराबर कर दिया, इस वजह से एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को ये कैंसिल कर देता है। मतलब डी फॉर्म जितना क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होगा, उतना ही एल फॉर्म इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दे रहा होगा, तो ओवरऑल रोटेशन हो जाता है 0। इस वजह से ऑप्टिकल रोटेशन 0 होने की वजह से यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलता है हमको रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर से कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा हमको। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो रेसिमिक मिक्सचर बनने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कंपाउंड के अंदर कम से कम एक कैरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो क्या बनाएगा, डी फॉर्म या एल फॉर्म जनरेट कर पाएगा। तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो इसमें कैरल सेंटर होने के लिए किसी भी कंपाउंड में 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जो कि केवल फोर्थ ऑप्शन में है। नहीं, इसमें 4 अलग अलग ग्रुप हैं। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन पर अगर हम बात करें, यहाँ पर OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये कैरल सेंटर नहीं है। यहाँ पर भी कैरल सेंटर नहीं है। इस Cl को हटाने के बाद यहाँ पर भी कैरल सेंटर जनरेट नहीं होगा। केवल यहीं पर क्या होगा, फोर्थ वाले ऑप्शन में जो होगा CH3H और यहाँ पर से C2H5 और Cl, इसमें से अगर OH नेगेटिव अटैक करेगा तो पहले कार्बोकैटायन जनरेट होगा CH3, C2H5 और H। फिर कार्बोकैटायन जब भी जनरेट होता है, एक बार फ्रंट साइड से अटैक होता है और एक बार बैक साइड से अटैक होता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर हमको ऑब्टेन्ड होगा। और वो कौन सा है, ये वाले प्रोडक्ट, एक फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तो ये रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, इनमें से केवल फोर्थ कंपाउंड है जो कि क्या है, रेसिमिक मिक्सचर देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब होता है SN1 रिएक्शन।
ठीक है, तो इसमें से केवल क्योंकि फोर्थ में ही केवल कायरल सेंटर है, इस वजह से यहीं पर रेसमिक मिक्सचर मिल पाएगा, और किसी में भी कायरल सेंटर है नहीं, तो उसमें रेसमिक मिक्सचर हमको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फोर्थ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमें दे रखा है गिवन, यहाँ पर हमें दो कंपाउंड दे रखे हैं। इसमें पहला कंपाउंड ये है हमारे पास फर्स्ट, और सेकंड ये है। तो इनमें से कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं, ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो कंपाउंड है दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन क्या हो रखा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का यहाँ पर रोटेशन हो रखा है। देखिए पिछला वाला कार्बन, इसमें भी ये वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन है, ये यहाँ पर, ये दोनों बिल्कुल सेम है। लेकिन फ्रंट वाले कार्बन में क्या हो रखा है, ये जो CH3 है इसको रोटेट करके नीचे पहुंचा दिया, H ऊपर चले गया और Br भी ऊपर चले गया। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रखा है, कार्बन कार्बन रोटेशन हो रखा है। और कार्बन कार्बन रोटेशन से जो हमें कंपाउंड मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कन्फर्मर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कन्फर्मर्स हैं। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये हम देखेंगे। अगर मैं पहले वाले को बनाना चाहूँ तो पहले को मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये जो पीछे वाला कार्बन होता है इसको बैक कार्बन बोलते हैं, और ये वाला जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं फ्रंट कार्बन। ये वाला फ्रंट है और ये वाला बैक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला फ्रंट है और ये वाला कार्बन बैक कार्बन कहलाता है। तो इसको दिखाने के लिए ये जो प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं सौ हॉर्स प्रोजेक्शन। सौ हॉर्स प्रोजेक्शन मतलब ये एक तरीका है 3D मॉलिक्यूल को दिखाने का। तो ये सौ हॉर्स प्रोजेक्शन है, इसको हम सिंपली कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, फ्रंट कार्बन को हम ऐसे दिखाते हैं पॉइंट से, इस टाइप से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, CH3, राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन, और लेफ्ट साइड में क्या है, ब्रोमीन। फ्रंट कार्बन को हम पॉइंट से दिखाते हैं और बैक कार्बन को हम दिखाते हैं सर्कल से, ऐसे। ठीक है, तो सर्कल से दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, राइट साइड में पीछे वाले कार्बन से Br लग रखा है, डाउन को लग रखा है CH3, और लेफ्ट को लग रखा है हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहले वाले स्ट्रक्चर को हमने बना दिया। सिमिलरली सेकंड वाले स्ट्रक्चर को हम बना रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं फ्रंट बनाऊँ फिर से इसमें, तो फ्रंट को मैं दिखाऊंगा पॉइंट से, लेफ्ट साइड को हाइड्रोजन है, राइट साइड को ब्रोमीन है, और नीचे साइड को क्या है, CH3। नीचे साइड को यहाँ पर से CH3 है। एक सेकेंड, ओके। तो नीचे साइड को हमने दिखाना है यहाँ पर से CH3। अब बैक कार्बन को मैं कैसे दिखाता हूँ, सर्कल से, ऐसे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस ब्रोमीन के ठीक पीछे ब्रोमीन आ रहा है ये, और इस हाइड्रोजन के ठीक जिस पोजीशन पे था यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ रहा है पीछे वाले में, और CH3 कहाँ आ रहा है, डाउन में, ऐसे। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे था। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों में केवल इतना क्या अंतर हो रखा है, पीछे वाला कार्बन अगर इसमें देखें तो यहाँ पर भी ब्रोमीन है, पीछे वाले में यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी पीछे हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। लेकिन फ्रंट में क्या हो रखा है, फ्रंट में इनने रोटेशन कर रखा है, ये फ्रंट वाला कार्बन रोटेट करके नीचे पहुंचा दिया है। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा तो इसमें बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि ये जो CH3 पहले ऊपर था इसको घुमा करके पूरे को पूरे रोटेट करके इस CH3 को कहाँ पहुंचा दिया, नीचे। इस रोटेशन में हाइड्रोजन पहुंच गया लेफ्ट में और ब्रोमीन पहुंच गया राइट में। ये जो भी कंपाउंड ऐसे मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन से हमें ऑब्टेन होते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी हम समझ सकते हैं या फिर शॉहर्स प्रोजेक्शन में। ये वाला प्रोजेक्शन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, न्यूमैन। इसको हम शॉहर्स से आसानी से बना सकते हैं। तो अब अगली बार हो सकता है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी वो दे दे। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के कन्फर्मर्स ही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमारे पास जरूरी है कि उस पर क्या हो, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है, अगर ओनली वन कायरल सेंटर है, ओनली वन कायरल सेंटर है किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो क्या होता है, वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज। ठीक है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर
मोर देन वन कायरल सेंटर है, मोर देन वन कायरल सेंटर, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर बना देखें, तो यहाँ पर अगर एक कायरल सेंटर होगा अगर कंपाउंड के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। तो अगर यहाँ पर मैलिक एसिड देखें तो मैलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड सी एच एच सी ओ ओ एच और सी ओ ओ एच। तो कायरल सेंटर क्या होता है कि ऐसा कार्बन जहाँ पर से क्या होता है चार अलग अलग ग्रुप जुड़े रहते हैं, या टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है और उसके चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है वो कायरल सेंटर होता है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर sp3 कार्बन भी नहीं है, कैसा कार्बन है यहाँ पर sp2, और इस कार्बन से चार अलग ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं। और इस कंपाउंड के अगर हम देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मैं अगर इसको दो, इसमें बीच से एक प्लेन पास करता हूँ ऐसे, तो ये एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में कट हो जा रहा है, तो इसके अंदर क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कौन सा, मैलिक एसिड। ऐसे अगर अल्फा एमिनो एसिड अगर हम देखें तो अल्फा एमिनो एसिड ऐसे होते हैं COOH CH, और यहाँ पर कोई R ग्रुप लगे रहता है और यहाँ पर NH2। तो यहाँ पर सारे के सारे एमिनो एसिड जो होते हैं अल्फा एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा सारे के सारे जो एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है H COOH और NH2। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सारे के सारे अल्फा एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर तो मैलिक एसिड पहले ही ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया, तो यही ऑप्शन होगा। बाकी अल्फा एमिनो एसिड इन जनरल कहें तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। लैक्टिक एसिड अगर हम देखें तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, COOH हो जाएगा और यहाँ पर से CH2, और यहाँ पर लगे रहता है इधर से OH, और यहाँ पर से इधर से लगे रहता है CH3। तो यहाँ पर H होगा खाली, तो यहाँ पर से देखिए OH हो गया, COOH हो गया, CH3, और एक यहाँ पर से क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो ये कायरल सेंटर है इसके अंदर एक, तो ये भी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर टार्टरिक एसिड देखें तो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, COOH OH H OH H और COOH। तो यहाँ पर भी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होता है ऑप्टिकली, किसी कंपाउंड की तरह अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये देखने का एक तरीका है। यही फॉर्म अगर इसमें टार्टरिक एसिड अगर मीजो फॉर्म में होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड, क्योंकि मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारी एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन दी है, द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ M हैपन्स टू बी। देखिए ये जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन है ये यहाँ पर क्या हो रहा है आयोडीन हट रहा है और मेटल फ्लोराइड्स हैं, मेटल फ्लोराइड्स में F नेगेटिव क्या कर रहा है यहाँ पर अटैक कर रहा है और यहाँ से आयोडीन क्या हो रहा है बाहर हो रहा है, तो ये क्या है एक हिसाब से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी अगर हम देखें तो ये क्योंकि 3 डिग्री टाइप का हमारे पास कार्बन है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, SN1 टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए। और SN1 रिएक्शन एक आयनिक टाइप की रिएक्शन होती है, यहाँ पर आयनिक मैकेनिज्म होती है, मतलब कार्बोकेटाइन वगैरह जनरेट होता है तो आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल सी बात है कि अगर मेटल और फ्लोराइड के बीच का बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा, मेटल फ्लोराइड वीक होगा तो आसानी से ब्रेक होगा, इस वजह से F नेगेटिव आसानी से क्या कर पाएगा अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना होगा NaF KF RBF और LIF, इन सभी में अगर हम देखें तो सबसे जो वीक बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा RBF वाला। क्यों, क्योंकि RB का साइज काफी बड़ा है, ये RB का साइज है और फ्लोरीन का साइज काफी छोटा है, तो ये बड़ा और छोटा दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा काफी वीक बॉन्ड बन रहा होगा।
वीक बॉन्ड बन रहा होगा तो ये वाला बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक हो रहा होगा, इस वजह से फ्लोराइड नेगेटिव आयन आसानी से अटैक करेगा इस पर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन होगी वो RBF के साथ होगी, क्योंकि फ्लोराइड आयन आसानी से यहाँ से अटैक कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन हमको दे रखी है यहाँ पर। फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास है CH3 होल ट्वाइस CH2Br, इसके एथेनॉल के साथ रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, और इससे ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर से बन रहा है। और दूसरे अगर हम देखें तो दूसरे में भी सेम ही टाइप की रिएक्शन है, और यहाँ पर अटैक कौन कर रहा है, C2H5O नेगेटिव, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऊपर के जैसा ही बन रहा है। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में कौन सी रिएक्शन फॉलो हो रही होगी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बतानी है। SN1 हो रही है दोनों में, या SN2 हो रही है, SN1 SN2 स्टेप से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो केवल थोड़ा सा अंतर दे रखा है इन्होंने कि एक बार C2H5OH ले रखा है, एक बार C2H5O नेगेटिव। तो दोनों के दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर पहचानना है कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो SN1 के थ्रू हो रही है या फिर SN2 के थ्रू हो रही है। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए जनरली क्या होता है, SN1 रिएक्शन जब भी होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बोकैटायन बनता है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन SN2 में नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कोई भी इंटरमीडिएट का जनरेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो अगर कहीं पर SN1 रिएक्शन हो रही होगी तो कार्बोकैटायन बन रहा होगा, तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। मतलब SN2 रिएक्शन में सिंपली कोई रीअरेंजमेंट हुए बिना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और बैक साइड अटैक होकर के सीधे सीधे हमें प्रोडक्ट मिल रहा होता है। लेकिन कार्बोकैटायन अगर बनेगा SN1 रिएक्शन के दौरान तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट होकर के हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर से कार्बोकैटायन अगर बनेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला ऑप्शन में ले लेता हूँ, CH3C CH3 CH CH2Br। अगर ये SN1 रिएक्शन के थ्रू हो रही हो तो यहाँ पर से Br निकलेगा, तो Br निकलने के बाद हमारे पास बचेगा CH3 CH CH3 CH2 और पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, ये है हमारा 1 डिग्री। अब यहाँ पर से क्या हो सकता है, ये वाला हाइड्राइड यहाँ से आकर के यहाँ पर चले जाए और ये कितना डिग्री बन जाए, 3 डिग्री, CH CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और उसके बाद अब जा करके C2H5OH अटैक करेगा, और फाइनली हमें ऐसा टाइप का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, CH3 यहाँ पर से इस पर अटैक करेगा, CH3 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 और OC2H5, इस टाइप का हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए अगर ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही हो। लेकिन ऐसा टाइप का हमें रीअरेंज प्रोडक्ट कहीं पर भी ऑब्टेन नहीं हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, सीधा सीधा ब्रोमीन हट रहा है यहाँ पर से और C2H5O यहाँ पर से जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो हो रही है किसके थ्रू हो रही है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, दोनों की दोनों, क्योंकि किसी में भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, सीधे C2H5OH ने क्या किया होगा, बैक साइड से अटैक किया होगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल गया होगा, यानी SN2 में जैसा होता है यहाँ पर भी बैक साइड से अटैक हुआ होगा और ब्रोमीन निकल गया। तो दोनों के दोनों में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रखा है, तो सीधे सीधे रीअरेंजमेंट किस में नहीं होता, SN2 मैकेनिज्म में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये सिंपल सा बनेगा कौन सा, सी ऑप्शन, SN2 और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू दोनों के दोनों रिएक्शन हो रही होगी, क्योंकि अगर SN1 के थ्रू हो रही होती तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो रहा होता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमें देखिए SN1 और SN2 रिएक्शन में एक सिंपल सी बात याद रखनी होती है। तो SN2 में हमें देखना होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना ही ज्यादा SN2 रिएक्शन फॉलो होगी। और SN1 के लिए देखनी होती है कौन सी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा उतना ही ज्यादा SN1 रिएक्शन को वो फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी का अगर स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं हम, तो इसमें हम अगर सी ऑप्शन को बनाएं तो देखिए सी ऑप्शन में क्या होगा, C6H5 C CH3 C6H5 और यहाँ पर ब्रोमीन। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा, अगर ये ब्रोमीन निकल जाएगा तब कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा SN1 रिएक्शन में, तो C6H5C पॉजिटिव और C6H5 और यहाँ पर से CH3। तो देखिए ये जो कार्बोकैटायन बना, ये दो एरोमेटिक रिंग के थ्रू रीअरेंजमेंट यहाँ पर
इसका बोल सकते हैं डिलोकलाइजेशन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि रेजोनेंस में जा रहा है इसके साथ। और बगल में CH3 भी है जो कि हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। तो ये जो है इन रिंग के थ्रू भी स्टेबलाइज हो रहा है और CH3 के थ्रू भी स्टेबलाइज हो रहा है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, केवल एक ही एरोमेटिक रिंग के थ्रू स्टेबलाइज होगा। और अगर इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, C6H5CH CH3Br में यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, एक ही एरोमेटिक रिंग होगी और एक ही CH3 इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन ए ऑप्शन को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, C6H5CH C6H5 और Br। तो यहाँ पर केवल दो एरोमेटिक रिंग के थ्रू स्टेबलाइजेशन है, कोई भी CH3 टाइप का ग्रुप नहीं है। तो अगर सी ऑप्शन में देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन जो हो रहा है कार्बोकेटाइन का इसी में हो रहा है, क्योंकि दो एरोमेटिक रिंग स्टेबलाइज कर रहे हैं कार्बोकेटाइन को और एक CH3 ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है। तो जहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है वो थर्ड ऑप्शन है। इस वजह से SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी कंपाउंड की SN1 रिएक्शन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है द रिएक्टिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, CX बॉन्ड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल किस वाले कंपाउंड पे सबसे ज्यादा अटैक कर सकता है, यानी कि जहाँ पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकता है। तो कह रहा है कि कौन से कार्बन हेलोजन बॉन्ड का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे ज्यादा होगी। तो जहां पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए वहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उस कार्बन हेलोजन बॉन्ड की। तो उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो तो वहां पर हमारे पास जो कार्बोकेटाइन वगैरह बने वो काफी स्टेबल बनना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें इन जनरल जो एरोमेटिक जो कार्बोकेटाइन एरोमेटिक जो हैलाइड्स होते हैं, जैसे हमारे पास ये है जहाँ पर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन्स जुड़े रहते हैं। तो ये हेलोजन क्या करते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग की तरफ देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, ये हेलोजन और इस एरोमेटिक रिंग के बीच में यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, जो कि क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है। इस वजह से कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, मतलब इतना आसानी से ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात होगी कि फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा रिएक्टिव तो थर्ड और फोर्थ ही होंगे, क्योंकि ये एलिफेटिक है और एरोमेटिक वाले जो हैलाइड्स होते हैं उनमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो बन जाता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इस वजह से, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इस वजह से ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है इन कंपेयर टू इन वाले कार्बन हेलोजन बॉन्ड के। तो अगर हम इन दोनों में देखें थर्ड और फोर्थ में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, वो कितना डिग्री होगा, यहाँ पर से 3 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर से कितना डिग्री जनरेट होगा, 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा। उससे कम कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो थर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें है, उससे कम फोर्थ इसमें है। और उससे कम क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इन दोनों में ही कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम देखें इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या होगा, ये NO2 ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हो जाएगा, इस जगह पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है फिर भी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि NO2 ग्रुप लग रखे हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे अपनी तरफ। तो उससे कम रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, सेकंड। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, फर्स्ट। तो ऑप्शन ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने देख लिया जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वहीं पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमें दे रखा है C6H5CH2Br, इसमें मैग्नीशियम है, ईथर है और हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए C6H5CH2Br है, तो हमारे पास है C6H5 और ये CH2Br है। इसमें हमें क्या दे रखा है, पहले स्टेप में मैग्नीशियम और ईथर दे रखा है। तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, यहाँ पर से जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है, इंसर्ट कर जाता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में। तो ये जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास वो बनेगा यहाँ पर से CH2MgBr। ठीक है,
तो CH2 पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ये अगले स्टेप में क्या होगा, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H3O प्लस, तो H प्लस जाके किस पे जुड़ जाएगा, CH2 नेगेटिव पे, तो ये बन जाएगा H प्लस जा करके CH2 नेगेटिव पे जुड़ा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, टोल्यूइन। टोल्यूइन का फॉर्मेशन हो गया। टोल्यूइन किसमें बन रहा है, ऑप्शन सी। 8th का आंसर हो जाएगा सी, और कोई ऑप्शन यहाँ पर से बन नहीं रहे हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें से अगर हम देखें सिंपल सा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले वाले तो कौन सी रिएक्शन है, ये वाली है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, यहाँ पर सिंपल सा कार्बन कार्बन कपलिंग होती है। RX प्लस H2, ये वाली रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है, कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, सिंपल सा। RX प्लस Mg में क्या करता है, मैग्नीशियम इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम लास्ट वाला देखें RX प्लस KOH, तो यहाँ पर RX है प्लस KOH, K प्लस और OH माइनस, ये तो कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर से OH माइनस अटैक करता है और X को हटाता है, तो ये बन जाएगा ROH प्लस KX, यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है डी ऑप्शन में। और कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक किसी में नहीं कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल 4th ऑप्शन में हो रही है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड जो है KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियोआइसोमर्स हो सकते हैं। तो स्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं सिस ट्रांस टाइप के या फिर ऑप्टिकल टाइप के। सिस ट्रांस आइसोमर को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो जनरली इनएंशियोमर्स कहलाते हैं, इनएंशियोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर से CH2CH और CH3। इस H को मैं यहाँ पर से नीचे दिखा देता हूँ ऐसे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, यहाँ पर से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, Br CH3H और ये CH2, ये पूरा ग्रुप। और इधर पे अगर हम देखें तो ये जो फॉर्म है डबल बॉन्ड के अराउंड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो ये सिस फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पर से स्ट्रक्चर और क्या बन सकते हैं, देखिए इसमें से सिस से एक तो ट्रांसफॉर्म बन सकती है इसकी, तो 2 आइसोमर्स तो ये सिस ट्रांस वाले हो जाएंगे। ट्रांस में क्या हो जाएगा, सिंपल सा, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ये जो हाइड्रोजन है कुछ ऐसे आ जाएंगे, C डबल बॉन्ड CH और CH2, और ये ऐसे ही रहेगा CBrH और CH3। तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाते हैं, जब सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे होता है तो ट्रांसफॉर्म कहलाती है। ठीक है, और ये ऊपर वाली कौन सी फॉर्म थी, ये वाली सिस फॉर्म थी। और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास कैरियर सेंटर है, तो यहाँ पर से क्या हो सकता है, एक अगर हमारे पास कैरियर सेंटर होता है तो 2 यहाँ पर से क्या बन सकते हैं, इसमें आपस में इनएंशियोमर्स बन सकते हैं। एक अगर यहाँ पर डी फॉर्म वाला होगा तो दूसरा कौन सा होता है, एल फॉर्म वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर से ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 तो सिस ट्रांस वाले मिलेंगे, 2 तो हमको कौन से मिलेंगे, सिस ट्रांस वाले, और 2 कौन से मिलेंगे, डी और एल फॉर्म, यानी कि ऑप्टिकल वाले। डी फॉर्म और एल फॉर्म को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, और सिस ट्रांस वाले को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो अगर हमें पूछा जाए तो 4 ओवरऑल हमें क्या मिलेंगे, स्टीरियो आइसोमर, जिसमें से 2 होंगे सिस ट्रांस आइसोमर ये वाले, एक ये हाइड्रोजन सेम साइड और हाइड्रोजन अपोजिट साइड, और दूसरा यहाँ पर से एक कैरियर सेंटर पे 2 इनएंशियोमर्स बनते हैं, तो एक बार हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरे में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बनेगा तो एल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। तो इसको हम कैसे देखेंगे, ये कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, सेकंड ऑप्शन है 2 ब्यूटेनॉल, थर्ड ऑप्शन है 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन, और फोर्थ ऑप्शन है 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इसमें से हमें सिंपल सा कायरल पहचानने के लिए हमारे पास क्या होता है, किसी अगर कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप अगर लगे रहते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप अगर लगे रहते हैं तो वो क्या कहलाता है,
वो कहलाता है कायरल कंपाउंड और कायरल कार्बन कहलाता है। तो इसमें से अगर हम पहले में देखें तो पहला अगर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, और इसमें देखें तो इस सेंटर से OH CH3 COOH और हाइड्रोजन 4 अलग अलग ग्रुप लग रखे हैं। तो ये क्या है, ये काला कायरल है पहला वाला। सेकंड देखें 2 ब्यूटेनॉल तो CH3 CHOH CH2 CH3, तो ये भी क्या है, यहाँ पर इस कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जोड़ रखे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल। अगर थर्ड देखें 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, तो इसमें भी हम देखें तो दो दो कायरल सेंटर है यहाँ पर। पहला यहाँ पर से CH से इस वाले कार्बन से CH3 Br CH और ये बड़ा सा ग्रुप, और यहाँ पर इस वाले से देखें तो ये H Br और CH2 CH3 और ये बड़ा सा ग्रुप। तो ये वाला भी ऑप्टिकली कायरल सेंटर है इसके अंदर, तो ये भी कायरल हो जाएगा। तो अगला लेकिन डी ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 ब्रोमोपेंटेन में, तो 3 ब्रोमोपेंटेन में क्या हो जाएगा, इस कार्बन से Br लग रखा है और H लग रखा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये CH2 CH3 सेम ग्रुप है और ये भी CH2 CH3 सेम ग्रुप, तो यहाँ पर नो कायरल सेंटर, यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। तो इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड का कायरल सेंटर नहीं है तो कायरल नहीं है, सिंपल सी बात है। तो डी ऑप्शन क्या है, कायरल नहीं है। तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी के सारे क्या से हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सॉस्टिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। तो किसमें SN1 मैकेनिज्म सबसे तेजी से होगा बोल रहा है। तो इसमें हम SN1 मैकेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, SN1 के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जिस कंपाउंड के कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा वो सबसे तेजी से SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, इथाइल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl। दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कि CH3CH CH3Cl। थर्ड है क्लोरोबेंजीन, ये मेरा क्लोरोबेंजीन हो गया। और फोर्थ है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड हो गया ये CH2Cl। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसके केस में बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड के केस में, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा CH2 पॉजिटिव, इस वजह से क्या होगा, ये एरोमेटिक रिंग के थ्रू स्टेबलाइजेशन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन डी ऑप्शन में, इस वजह से बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा, सबसे तेजी से SN1 रिएक्शन यहाँ पर शो करेगा। हालांकि इनमें से क्लोरोबेंजीन में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट कर देंगे, तो यहाँ पर तो SN1 फॉलो नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में भी SN1 हो सकती है, लेकिन ज्यादा रेट में नहीं होगी। अगर हम ऑर्डर देखें तो डी में सबसे ज्यादा तेजी से होगी, उससे कम किस में हो जाएगी, बी में, उससे कम ए में, और सबसे स्लो रेट जो होगा वो सी का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि SN1 रिएक्शन जहां पर हो रही है वहां पर कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा हमारा SN1 रिएक्शन तेजी से होगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है।